गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 6। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं आपातकाल की पुष्टि। तो 1967 के बाद से भारतीय राजनीति में बदलाव आ रहे थे। उनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इंदिरा गांधी एक कद्दावर नेता के रूप में उभरी थी और उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। इसी दौर में दलगत परिस्थितियां कई ज़्यादा तीखी और दुर्गति हो चली थी। अवधि में न्यायपालिका और सरकार के आपसी रिश्तों में भी तनाव आए। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की कई पहल कदमियों को संविधान के विरोध माना। कांग्रेस पार्टी का मानना था कि अदालत का रवैया लोकतंत्र के सिद्धांतों और संसद की सर्वोच्चता के विरोध है। कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया है कि आंदोलन एक यथास्थितिवादी संस्था है और यह संस्था गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले कल्याण कार्यक्रम को लागू करने की राह में अटका रही है। कांग्रेस के विपक्षी जो दल थे उन्हें लग रहा था कि सरकारी प्रौद्योगिकी निजी प्रौद्योगिकी मानकर इस्तेमाल किया जा रहा है। राजनीति हद से ज़्यादा व्यक्तिगत होती जा रही। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी और उनके विरोधियों के बीच मतभेद हो गए। आर्थिक संदर्भ। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने इंदिरा गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। बहरहाल 1971-72 के बाद के सालों में भी देश के सामाजिक आर्थिक दशा में खास सुधार नहीं हुआ। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा। लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत आ गए थे। इसके बाद पाकिस्तान से युद्ध भी करना पड़ा। युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देना बंद कर दिया था। इसी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हुई थी। इससे विभिन्न चीज़ों की कीमतों में भी तेजी से बढ़ी। 1973 में चीज़ों की कीमतों में 23% और 1974 में 30% का इजाफा हुआ। इसी तीव्र मूल्य वृद्धि से लोगों को भारी कठिनाई हुई। औद्योगिक विकास की दर बहुत कम थी। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी थी। खर्चे को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन को रोक लिया। इससे सरकारी कर्मचारियों में बहुत असंतोष पनमा। 1972-73 के वर्ष में मानसून असफल रहा। इससे कृषि की पैदावार में भी गिरावट आई। खाद्यान्न का उत्पादन 8% कम हो गया था। आर्थिक स्थिति के बदहाली को लेकर पूरे देश में असंतोष का माहौल था। इसी स्थिति में गैर कांग्रेसी पार्टी ने बड़े कारगर तरीके से जनविरोधी की अगुवाई की। 1960 के दशक से ही छात्रों के बीच विरोध के स्वर उठने लगे थे। ये स्वर इस अवधि में और ज़्यादा। अब आ जाए दोस्तों न्यायपालिका के साथ इस दौर में सरकार और शासक दल के गहरे मतभेद पैदा हुए थे। आपको संसद न्यायपालिका के बीच चले लंबे संघर्ष की चर्चा याद है? इससे पहले ये पढ़ लेते हैं 1974 की रेल हड़ताल। ये रेलगाड़ियां का चलना बंद हो जाए तो क्या होगा? एक या दो दिन ही नहीं बल्कि हफ्ते से ज़्यादा समय तक रेल नहीं चले तो निश्चित ही बहुत से लोग आना जाना भूल जाएंगे। लेकिन बात यह यहाँ तक सीमित रहेगी, देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। रेलगाड़ियों के माध्यम से ही देश के एक जगह से दूसरी जगह सामानों की ज़्यादातर ढुलाई होती है। क्या आप जानते हैं कि 1974 में ठीक ही ऐसा वाक्य पेश आया था? रेलवे कर्मचारी संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति ने जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों की राष्ट्रवादी हड़ताल का आह्वान किया। बोनस और सेवा से जुड़ी शर्तों के संबंध में हुआ था। मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल का यह आह्वान किया गया था। इन मांगों के खिलाफ थी। ऐसे में भारत के सबसे सार्वजनिक उद्यम के कर्मचारी के महीने में हड़ताल पर चले गए थे। रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल से मजदूरों के संतोष बढ़ावा मिला। इसी हड़ताल से मजदूरों को अधिकतर जैसे मसले तो ये सवाल भी उठ गया था, आवश्यक है कि सेवाओं से जुड़े कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर सकते हैं या नहीं। सरकार ने इस हड़ताल को अवैधानिक करार कर दिया था। सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों की मांगों को मानने से इनकार कर दिया था। उसने इसके कई नेताओं को गिरफ्तार भी किया था। रेल लाइनों में सुरक्षा में सेना को तैनात कर दिया था। ऐसे में 20 दिन के बाद हड़ताल बगैर किसी ने वापस ले ली गई थी। अपने पिछले साल पढ़ा था कि इस क्रम में 3 संवैधानिक मसले उठे हैं। क्या संसद अधिकतर कटौती से कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय का जवाब था कि संसद ऐसा नहीं कर सकती है। दूसरा ये है कि संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति का अधिकार
कर सकती है। पहले अब चुटकुला पढ़ लेते। क्या प्रतिबंध न्यायपालिका प्रतिबंध नौकरशाही का मतलब ये है कि सरकारी न्यायाधीश सरकारी अधिकारी हो सकता है? हाँ, तो इस संकट के परिणति केशवानंद भारती ने मैसूर मुकदमा के आई थी। इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान एक बुनियादी और संसद ढांचागत विशेषकर संशोधन नहीं कर सकती है। दो और बातों में न्यायपालिका और कार्यपालिका संबंधों में तनाव बढ़ावा। केशवानंद भारती ने मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाने के तुरंत बाद मुख्य न्यायाधीश पर खाली हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय में स्पष्ट मुख्य न्यायाधीश पर पार्टी चली आ रही थी, लेकिन 1973 में सरकार ने वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके न्यायमूर्ति एन रैक को मुख्यमंत्री न्यायाधीश नियुक्त किया था 1973 में। यह निर्णय राजनीतिक रूप से विवादास्पद बन गया था, क्योंकि सरकार ने जिन 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी इसी मामले में की थी, उन्होंने सरकार के इस कदम के विरोध फैसला दिया। ऐसे में संविधान की व्याख्या और राजनीतिक विचारधारा की बड़ी तेजी से घालमाल हुआ था। जो लोग प्रधानमंत्री के नजदीक की वजह से प्रतिबंध न्यायपालिका नौकरशाही की जरूरत के बारे में बात करने लगे। विधायिका में कार्यपालिका की सोच अनुकूल आचरण को इस संघर्ष के चरम बिंदु तब आया जब एक उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित किया था। अब आ जाइए आप आपातकाल की घोषणा। 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया। इसी फैसले में उन्होंने लोकसभा के इंदिरा गांधी के निर्वाचन के अवैधानिक करार दिया था। इसी फैसले में लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी को निर्वाचन के लिए अवैधानिक कर दिया। न्यायमूर्ति ने यह फैसला समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दायर चुनाव याचिका के मामले में सुनाया था। राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 के उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे। याचिका में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए तर्क दिया गया था कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवा का इस्तेमाल किया था। उच्च न्यायालय के इस फैसले पर मतलब यह था कि कानून अब इंदिरा गांधी सांसद नहीं रही थी। अगर अगले 6 महीने तक की अवधि के दोबारा सांसद निर्वाचित नहीं होती तो प्रधानमंत्री के पद पर कायम नहीं रह सकती। 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इसी फैसले का सत्यादेश सुनाते हुए कहा कि जब तक इस फैसले को लेकर की गई अपील की सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेगी, लेकिन वे लोकसभा की कार्रवाई को भाग नहीं ले सकती है। अब आ जाए संकट और सरकार का फैसला। एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए अब मैदान तैयार हो चुका। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव डाला। इन दलों ने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। जेपी ने सेना, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया था कि वह सरकार नैतिक वैधानिक आदर्शों का पालन न करे। इससे भी सरकारी कामकाज को ठप्प का देशा बताया हुआ देश में मिजाज अब पहले से ज़्यादा कांग्रेस के खिलाफ हो गया। सरकार ने इन घटनाओं को मैनेजर जवाब में आपातकाल की घोषणा कर दी। 25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी आशंका है और तर्क के साथ उसने संविधान अनुच्छेद 352 लागू कर दिया गया था। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि बाहरी अथवा अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। सरकार का निर्णय था कि गंभीर संकट की घड़ी आने पड़ी है और इसी वजह से आपातकाल की घोषणा जरूरी होगी। तकनीकी रूप से देखें तो ऐसा है। यह तो सेना ने से सरकार के खिलाफ बगावत करने को कहने जैसा जान पड़ता है। क्या बाल सरकार की शक्तियों के दायरे में था, क्योंकि हमारे संविधान में सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई। आपातकाल की घोषणा के साथ शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा व्यवहारिक तौर पर निश्चय प्रभावी हो जाता है कि सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथ में चली आती है। दूसरे सरकार चाहे तो ऐसी स्थिति में किसी अथवा सभी मौलिक अधिकारों पर जोर लगा सकती है अथवा उनमें कटौती कर सकती है। संविधान के प्रावधानों में आए शब्दों में यह स्पष्ट हो जाता है कि आपातकाल को वैसा है साधारण स्थिति रूप में देखा जाए, जबकि लोकतांत्रिक स्थिति राजनीतिक कामकाज के लिए नहीं बल्कि इसी कारण से आपातकाल की स्थिति विशेष शक्ति प्रदान की। 25 जून 1975 की रात प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद आपातकाल लागू करने की सिफारिश की थी। फखरुद्दीन से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की थी। 25 जून 1975 राष्ट्रपति ने तुरंत ये उद्घोषणा कर दी कि आधी रात के लिए सबसे बड़ी अखबारों को दफ्तर की बिजली काट दी। तड़क सबर बड़े पैमाने पर दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार हुई। 26 जून की सुबह 6 बजे एक विशेष मंत्रिमंडल को इन बातों की सूचना दी गई, लेकिन ये तक बहरहाल हो चुका था।
अगला पार्ट देखने के लिए दोस्तों आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ सपोर्ट मी।